नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने जा रहा है। चुनाव आयोग जो है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। सुबह 11:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें कर्नाटक में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। कर्नाटक में आपको बता दें, सत्ता में बने रहने की पुरजोर कोशिश कर रही है बीजेपी। इसके लिए तमाम रैलियां बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज लगातार वहां का दौरा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी यहां पर पूरा जोर लगा रही है, सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, क्योंकि 2018 में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। ऐसे में 224 सीटों के लिए इस बार जो चुनाव होना जा रहा है, उससे पहले चुनावी बिसात बिक चुकी है। तमाम राजनीतिक दल पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी यहां पर एंट्री की कोशिश कर रही है और एक सूची जो है अपने उम्मीदवारों की 80 उम्मीदवारों की उसने भी जारी की है। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की 124 उम्मीदवारों की सूची यहां पर जारी कर दी है। तो काफी मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। 2018 के विधानसभा चुनावों के दौरान हमने देखा था कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। बीएस येदियुरप्पा राज्य के सीएम पद की उन्होंने शपथ जरूर ली थी, लेकिन एक दिन बाद ही उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि वो बहुमत साबित करने में नाकाम रहे थे। उसके बाद कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी थी, वो भी सिर्फ 14 महीने रही थी। उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी, येदियुरप्पा फिर मुख्यमंत्री बने और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। मुंबई जो है मुख्यमंत्री पद की उन्होंने कमान संभाली। तमाम राजनीतिक उठापटक पूरे 2018 से अभी तक होती रही और हमारे साथ दो सहयोगी कादम्नी शर्मा और नेहाल केदवई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा रुख करते हैं पहले कादम्नी का। कादम्नी, 11:30 प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। 224 विधानसभा की कर्नाटक में सीटें हैं, क्या एक चरण में हो सकता है, दो में होगा, क्या कुछ संभावनाएं लग रही हैं? देखिए, चुनाव आयोग का 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 224 सीटें हैं वहां पर कर्नाटक विधानसभा में। पिछली बार जहां तक मेरी जानकारी है 222 सीटों पर चुनाव हुए थे। तो अब चुनाव आयोग जो है माना यह जा रहा है कि शायद अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई के शुरुआत में तारीखें जो है वो तय होंगी। तो चुनाव आयोग इस पर अब पिछले हफ्ते और उसके पहले भी कई दौरे कर चुका है, वहां पर जायजा ले चुका है। उसके बाद आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जैसा आपने भी बताया दर्शकों को कि वहां पर कैसे त्रिकोणीय मुकाबला था। हालांकि सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को आई थी, लेकिन तब भी काफी मशक्कत करनी पड़ी थी उनको सरकार बनाने के लिए। तो अभी यहां पर 11:30 बजे साफ हो जाएगा कि कब चुनाव की तारीखें हैं। लेकिन इसके साथ साथ नजर इस पर भी रहेगी कि क्या वायनाड की सीट के लिए बाईपोल का भी अनाउंसमेंट होगा। आमतौर पर यह होता है कि जब चुनाव का ऐलान होता है उस समय साथ के साथ बाईपोल भी जहां जहां होने होते हैं उसका भी ऐलान चुनाव आयोग कर देता है। वायनाड आपको पता है कि राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, हाल में वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं और उसके बाद नजर इस पर भी रहेगी कि क्या वायनाड पर भी बाईपोल का अनाउंसमेंट होता है कि नहीं। बिल्कुल, यहाँ वायनाड पर भी नजर रहेगी। जिस तरह से लोकसभा की संसद सदस्यता जो है राहुल गांधी की गई है और ये कयास लग रहे हैं कि क्या वहां पर भी उपचुनाव होगा। नेहाल केदवई हमारे साथ हैं बेंगलुरु में। नेहाल, इस बार का मुकाबला किस तरह का लग रहा है? क्योंकि दो अहम बातें हैं। इस बार आम आदमी पार्टी भी अपनी एंट्री, यहाँ पर 80 उम्मीदवारों की एक सूची उसने भी जारी कर दी है, वो भी एंट्री लेने की कोशिश कर रही है। त्रिकोणीय मुकाबला पहले से ही था और अहम बात यह है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका गृह राज्य भी है ये। देखिए, आपके पहले सवाल का जवाब मैं दे दूं कि आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, तो अब तक कर्नाटक में वो उस तरह से नहीं दिखी जैसे कि दूसरे राज्यों में, जैसे दिल्ली में उनके लिए उनके पास एक बड़ा नेता था, पंजाब में एक बड़ा नेता था और बाकी दूसरी जगहों पे भी। तो यहाँ पर कोई बड़ा नेता आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है और ऐसे में आम आदमी पार्टी हो सकता है शहर की जो कुछ सीटें हैं उस पर उसका कुछ इन्फ्लुएंस, कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन कम से कम जो बाहरी इलाके हैं, सबसे ज्यादा जो रूरल एरियाज जहां सबसे ज्यादा वोटिंग होती है, वहां पर उसका कोई ज्यादा प्रभाव यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए कोई भी करिश्मेटिक व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी उनके साथ नहीं है, ये बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। ये आप देखिए, ओवैसी की जो पार्टी है वो भी यहाँ पर उत्तर कर्नाटक के कुछ इलाकों में उसने 3 कैंडिडेट अपने उतारे हैं और कैंडिडेट उतारने की बात कर
कर रही है, श्री राम सेने है वो 25 कैंडिडेट उतारने की बात कर रही है, 25 सीटों पर लड़ना चाहती है। जाहिर है कि अगर वो लड़ेगी तो कुछ जगहों पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत नुकसान बीजेपी को हो, लेकिन बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती होने जा रही है वो है कल्याण कर्नाटक के 6 जिले, जहां पर तकरीबन 45 के आसपास सीटें हैं और वहां से जनार्दन रेड्डी जो बीजेपी के बड़े नेता होते थे और जब पहली बार 2008 में यहां पर कर्नाटक में बीजेपी ने सरकार बनाई थी अपने बूते पे आप कह सकते हैं, तो उसमें जनार्दन रेड्डी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। वो बागी हो गए हैं, उन्होंने अपने पार्टी का ऐलान किया और इन सभी सीटों पे वो लड़ने जा रहे हैं। ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि ये जो इलाके हैं वो लिंगायत और SC ST के जो इलाके हैं यहाँ पर, और वहां पर अगर जनार्दन रेड्डी अपना दमखम दिखाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान बीजेपी को होगा। एक बात और है, मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत बड़े नेता हैं और अनुसूचित जनजाति के बहुत बड़े, माफ कीजिएगा, अनुसूचित जाति के बहुत बड़े नेता हैं। उनके बेटे प्रियांक खड़गे का भी अच्छा खासा प्रभाव है, तो एक बड़ा नेता उनके पास है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ओबीसी से भी अगर आप देखें तो सिद्धरमैया ओबीसी हैं, तो कांग्रेस इस बार थोड़ा इस फ्रंट पे कम से कम काफी दमखम दिखा रही है। पहला सवाल जो आपने कादम्बनी से किया था कि फेजेस के बारे में, तो उसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि कर्नाटक में 2008 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वो 3 फेजेस में यहां पर हुए थे। 2013 और 2018 के चुनाव एक सिंगल फेज में हुए थे। यहां कानून व्यवस्था की किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है, लेकिन इस बार एक बात कही जा रही है कि हो सकता है कि 2 फेज में चुनाव यहां पर करवाए जाएं, इसकी संभावना जताई जा रही है। तो शायद इसकी भी एक, इसलिए कि भले ही लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती नहीं है, लेकिन नॉर्थ कर्नाटक और बाकी कर्नाटक दोनों को अलग करके हो सकता है 2 फेजेस में यहां पर चुनाव हो, ऐसी बात कही जा रही है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि, अब जब थोड़ी देर बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो स्थिति साफ होगी। जी नेहाल, यहाँ पे आपने बीजेपी की चुनौतियों का जिक्र किया क्योंकि एक वक्त में 2018 में जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार भी बनाई थी और वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 2018 में 38.14% कांग्रेस को वोट मिले थे, बीजेपी को 36.35 मिले थे, वहीं जेडीएस को 18% से ज्यादा मिले थे। तो किस तरह की चुनौतियां कांग्रेस के समक्ष यहां नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस में एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। डीके शिव कुमार बनेंगे जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, या फिर सिद्धरमैया बनेंगे जो पहले यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे 2013 से 2018 तक। लेकिन इधर पिछले 2-3 महीनों से अगर आप देखें, जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की यहां से चल रही थी, वहां पर कई बार चिंतन मंथन हुआ, कई बार बैठक हुई। उसके बाद ये जो दोनों के बीच में टसल था, ये टसल कांग्रेस का खत्म होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार में अगर आप दोनों की तुलना करें तो सिद्धरमैया एक पैन कर्नाटका चेहरा है, उनकी पकड़ है, पूरे कर्नाटक में लोग उनको जानते हैं, उनकी वोट बैंक पर भी पकड़ है और लंबे अरसे से राजनीति करते रहे। लेकिन डीके शिव कुमार, और दूसरी बात एक और है कि डीके शिव कुमार वोक्कलिगा है, और वोक्कलिगास की जो पार्टी है कर्नाटक की वो जेडीएस के तौर पर जानी जाती है। और अगर एक, हालांकि आप SM कृष्णा को लीजिए, वो भी वोक्कलिगा था, उनको मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया था, लेकिन तब के हालात अलग थे। और अभी मौजूदा हालात में एक वोक्कलिगा को अगर वो कांग्रेस आगे बढ़ाती है तो हो सकता है ओबीसी, SC ST वोट बैंक, साथ ही साथ जो दूसरे वोट बैंक है लिंगायतों से काफी उम्मीद की जा रही है इस बार कांग्रेस को है, तो वो सब नाराज हो सकते हैं। इसलिए ऐसी सूरत में शायद डीके शिव कुमार कम से कम, अगर कांग्रेस यहाँ पर पावर में आती है तो ऐसी सूरत में कम से कम डीके शिव कुमार फिलहाल मुख्यमंत्री की रेस से दूर होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात और कही जा रही है कि इस बार लिंगायत येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई दोनों से नाराजगी दिखा रहे हैं और लगातार नाराजगी दिखा रहे हैं। पिछले 2.5 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है और ऐसे में एक नया नाम सामने आ रहा है, वो MB पाटिल का। कहते हैं कि MB पाटिल लिंगायत नेता हैं और काफी कद्दावर नेता हैं, उनको अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। तो अगर कांग्रेस को लिंगायतों की सीट बीजेपी से ज्यादा आती है तो ऐसी सूरत में हो सकता है मुख्यमंत्री के पद की जो दावेदारी है उसमें कुछ नए नाम भी सामने आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया नेहाल इस तमाम जानकारी के लिए, और साथ ही किस तरह की सियासत इस वक्त कर्नाटक में चल रही है और किस तरह का मुकाबला और परिस्थितियां बनी हुई है। जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो कि 11:30 बजे आज होगी चुनाव आयोग की, उसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, देखना होगा कितने फेजेज में होगा। जैसे कि नेहाल बता रहे हैं 2013-18 में एक ही चरण में चुनाव हुआ था। ये तमाम जानकारी हमारे 2 सहयोगी कादम्बनी शर्मा और नेहाल किदवई दे रहे थे।
आगे बढ़ते हैं। वहीं कर्नाटक के बेल्लारी के माइनिंग माफिया के तौर पर जाने जाने वाले जनार्दन रेड्डी इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। अपनी पार्टी और फुटबॉल के चुनाव चिन्ह के साथ जनार्दन रेड्डी बीजेपी से खासा नाराज हैं। उन्हें लगता है कि जिस तरह पार्टी को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था वो नहीं हुई। देखते हैं रिपोर्ट। माइनिंग माफिया जनार्दन रेड्डी का चुनाव चिन्ह फुटबॉल है। इसी चुनाव चिन्ह के साथ वो इस बार 50 उम्मीदवारों के साथ कल्याण कर्नाटक में उतरेंगे। खुद कोप्पाल के गंगावती से चुनाव लड़ेंगे। कल्याण कर्नाटक यानी बीजेपी का मजबूत गढ़। जनार्दन रेड्डी का इरादा उन सबों को सबक सिखाना है जिन्होंने उन्हें इस्तेमाल कर छोड़ दिया, यानी निशाना बीजेपी पर है। चाहे मेरे विरोधी हो या फिर चाहने वाले, जब तक मैं राजनीति में सक्रिय था तब तक इन लोगों ने मुझे फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया, मुझे इधर से उधर किक किया। आज मैंने फुटबॉल को चुनाव चिन्ह के तौर पर चुना है ताकि मैं उन सभी को भी फुटबॉल की तरह किक कर सकूं। दरअसल अवैध खनन मामले में गिरफ्तारी के बाद जनार्दन रेड्डी अलग थलग पड़ गए। बीजेपी ने भी उनसे किनारा कशी की। ऐसे में जनार्दन रेड्डी ने कल्याण राज्य प्रगति पक्षा पार्टी बनाई, जो कल्याण कर्नाटक की सभी 50 सीटों पर लड़ेगी, यानी बिदर, कलबुर्गी, रायचूर, यादगीर, बेल्लारी, विजयनगरा और कोप्पल। जनार्दन रेड्डी बीजेपी के साथ थे, उनके सब भाई बीजेपी के साथ हैं, उनके दोस्त बीजेपी के साथ हैं। जब वो बीजेपी से निकलकर नई पार्टी बनाते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता उनकी पार्टी में गए हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी का जो वोट है वही डिवाइड होगा और बीजेपी को कई सीटों पे नुकसान हो सकता है। कल्याण कर्नाटक भले ही बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा हो, लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन किया था। अब जबकि जनार्दन रेड्डी जैसे बीजेपी के कद्दावर नेता ने बीजेपी के खिलाफ बगावत का परचम लहरा दिया है, तो ऐसे में कांग्रेस खुद को इस इलाके में मजबूत स्थिति में पा रही है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में कल शाम बीजेपी दफ्तर के आवासीय परिसर और ऑडिटोरियम का शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री, इनके अलावा मुरली मनोहर जोशी भी यहां पर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने समारोह में मौजूद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि कैसे बीजेपी ने छोटी सी पार्टी होते हुए इतना बड़ा सफर तय किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता खत्म करने की साजिश की जा रही है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। आज बीजेपी की पहचान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के तौर पर होने लगी है। आज भाजपा की तुलना दुनिया की उन ऐतिहासिक पार्टियों से होने लगी है जिन्होंने अपने शासनकाल में अपने देश का भाग्य बदल दिया था। बीजेपी वो दल है जो भारत के महत्व को, भारत के सामर्थ्य को सशक्त करने के एक ही संकल्प को लेकर के चल रहा है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा को डगर डगर पर भ्रष्टाचार से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर
भाई भतीजावाद से लड़ना है, भाजपा को डगर डगर पर संप्रदायवाद से लड़ना है, भाजपा को डगर डगर पर जातिवाद से लड़ना है, भाजपा को डगर डगर पर भारत विरोधी विदेशी ताकतों और उनके इकोसिस्टम से लड़ना है, क्योंकि यही वो चुनौतियां हैं जिन्होंने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है, बहुत समय तक नुकसान किया है। कल कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति मार्च निकाला और इसके बाद लाल किले के पास कल कुछ देर के लिए यहां पर अफरा तफरी भी जैसा माहौल हो गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जुलूस को रोक दिया गया और कई कांग्रेस के नेताओं और समर्थक हिरासत में उनको ले लिया गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। पुलिस कार्रवाई के बावजूद प्रदर्शनकारी यहां पर डटे हुए थे। लोकतंत्र शांति बचाओ, यहाँ पर एक शांति मशाल निकाला जा रहा था और यहाँ पर बैरिकेड के पास वो धरने पर बैठे गए। ये तस्वीरें आप कल की देख रहे हैं, किस तरह का अफरा तफरी का माहौल कुछ वक्त के लिए हुआ। यहाँ पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई और कोतवाली पुलिस ने इसके बाद कई और प्रदर्शनकारियों, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। टीएन प्रतापन, जेपी अग्रवाल, हरीश रावत, शक्ति सिंह गोहिल, ये तमाम बड़े नेता, इसके अलावा करीब 100 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान यहाँ पर हिरासत में लिए जाने के बाद उनके खिलाफ विरोध जताया गया, जिस तरीके से उनको हिरासत में लिया गया, क्योंकि ये शांति मार्च निकाल रहे थे। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ पर धक्का मुक्की भी हुई। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने एक वीडियो ट्वीट कर पुलिस कार्रवाई पर सवाल भी उठाए। वो वीडियो आपको दिखाते हैं। We are arrested. They are not telling us where they are taking us. There is not even light in this bus. They misbehaved very badly with all women here. I have with me Lenny, Ishita, Pinky. At the time of arrest also, they misbehaved. They attacked us. But we want to tell all of us, we want to tell in one voice, whatever they do, wherever they take us, they can take us to Tihar jail. But we will continue our fight for the democracy, for Rahul Gandhi. Not once, 100 times, 1,000 times, they can take us to jail. We will continue. We will continue our fight. Jai Rahul ji! 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 और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, जिनके आवास पर 18 विपक्षी दलों के नेताओं की एक बैठक हुई थी और मोदी सरकार के खिलाफ मिलजुल कर लड़ाई का यहां पर संकल्प लिया। एक दूसरे की भावनाओं और मुश्किलों का ख्याल रखने पर भी यहां पर सहमति बनी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर 18 विपक्षी दलों के नेता, समान विचारधारा से जुड़े दलों ने तय किया कि भ्रष्टाचार और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर सारे दल मिलकर काम करेंगे। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एनसीपी के शरद पवार, सपा के रामगोपाल यादव, जनता दल के राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। देखिए, सब मिलके डेमोक्रेसी के हिफाजत के लिए, संविधान के रक्षा के लिए और जनता के मुद्दों को लेकर, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ों को लेके हम लड़ रहे हैं और सभी पार्टियां इन मुद्दों पे वो एक हो गए हैं। हालांकि इस बैठक में शिवसेना उद्धव गुट से जुड़े नेता शामिल नहीं हुए। सावरकर पर राहुल के बयान से शिवसेना नाराज रही, लेकिन संजय राउत ने कहा सब मतभेद दूर हो गए हैं। राहुल से बात भी हुई है। अच्छी बात है, हमारी एकता जो है अखंड रहेगी। मेरी आज राहुल जी से भी बात हो गई है और मुझे लगता है ये ठीक हो रहा है और इससे लगता है कि विपक्ष एकता और मजबूत होगी और लड़ाई, डेफिनेटली लड़ाई हमारी सावरकर साहब से नहीं है, मोदी जी से। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में सारे नेता मोदी विरोध के नाम पर जुटे। इनका कहना है जहां जहां राज्यों में विपक्ष की सरकार है उनको दबाया जा रहा है। हमारा स्टैंड ये है कि जिस स्टेट में जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को चुनाव में रुक सकता है, वो स्टेट में उसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए।
और बीजेपी के खिलाफ उसके बाद लड़ना चाहिए। ये हम लोगों का स्टैंड है, आज भी है, कल भी रहेगा। केंद्र सरकार अगर किसी भी पार्टी के माने विपक्षी पार्टी के किसी भी नेता को तंग करे, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो इस तरह से जो कि जानबूझकर लगे कि किया गया है, तो उसके साथ पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा होगा, उसके लिए वो लड़ाई लड़ेगा। ये बात राहुल गांधी जी ने स्पेशली कही कि हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। हालांकि विपक्षी एकता को लेकर अभी भी कई तरह के पेंच हैं। किसकी अगुवाई में लड़ाई लड़ी जाए, मोदी के सामने चेहरा कौन होगा, राज्यों में कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाए जहां क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है। विपक्षी एकता की राह में दो बड़ी चुनौतियां हल करनी होगी। पहली बात तो यह कि राज्यों में कई दलों के बीच सीधा मुकाबला है, यहां तालमेल कैसे होगा। दूसरा यह कि विपक्षी नेतृत्व का चेहरा कौन होगा। बेशक अतीत के अनुभव से सबक लेकर राजनीतिक दल कोई रास्ता निकाल सकते हैं। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ 2 दिन के धरने पर बैठ रही हैं। ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर आरोप है कि वो पश्चिम बंगाल को उसके हिस्से का फंड नहीं दे रही है। जल्द ही राज्य में पंचायत चुनाव है, जिसे लेकर ममता केंद्र सरकार पर फंड रोकने का आरोप भी लगा रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी आज कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी के नेता भी आज कोलकाता के श्याम बाजार इलाके में एक दिन का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी ममता सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस भी दोपहर में राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे पर एक विरोध मार्च निकालेगी। तो राजधानी कोलकाता में आज दिन भर यहां पर धरना प्रदर्शन का दौर देखने को मिलेगा। पंजाब पुलिस को कोर्ट से फटकार मिलने के बावजूद अभी तक भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा नहीं जा सका है। उसकी तलाश में पंजाब पुलिस लगी हुई है। होशियारपुर में तलाशी अभियान वो चला रही है। पंजाब पुलिस को शक है कि अमृतपाल होशियारपुर में छिपा हो सकता है। पुलिस ने चंचल सिंह गुरुद्वारे के पास से एक इनोवा कार को जब्त किया है। पुलिस को ये इनपुट मिले थे कि अमृतपाल इसी इनोवा कार में देखा गया है, जिसके बाद से होशियारपुर में उसकी तलाशी ली जा रही है। देखा जा रहा है कि वो क्या होशियारपुर में हो सकता है। देखिए, उनकी जो पूछताछ हुई है उसमें इस बात की तस्दीक कर दी है उन लोगों ने कि जो इनोवा कार पुलिस ने बरामद की है चंचल सिंह गुरुद्वारा होशियारपुर से, उस इनोवा गाड़ी को अमृतपाल इस्तेमाल कर रहा था। अमृतपाल वापस पंजाब पहुंचा है। वो जैसे कि 21 तारीख को वो दिल्ली में देखा गया तो पगड़ी हटा करके लंबे बालों के साथ चुपता हुआ घूम रहा था, वापस पहुंचा है। और सूत्र बता रहे हैं कि पाल सरेंडर करने की फिराक में है, लेकिन सरेंडर करने से पहले वो एक इंटरनेशनल एजेंसी को इंटरव्यू देना चाहता था। उसने इंटरनेशनल एजेंसी के न्यूज एजेंसी के कुछ पत्रकारों को भी बुलाया, लेकिन पुलिस को उसकी भनक लग गई और जब भनक लगी तो अमृतपाल भागा। तो 2 गाड़ियां थी, एक गाड़ी इसूजू और इनोवा में खुद अमृतपाल था। इसूजू कार तो पुलिस पकड़ ली। इसमें 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है, जिन्होंने इस बात का कॉन्फर्मेशन दिया है कि अमृतपाल वापस पंजाब आया है और अमृतपाल फरार हो गया। उसके साथ ही बब्बर सिंह भी साथ में था और कल रात से ही सघन तलाशी अभियान जो है अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस चला रही है। पंजाब पुलिस पिछले शनिवार दिल्ली में थी और वो करीबन 2-3 दिन दिल्ली में छानबीन की, क्योंकि उनको इनपुट से कुरुक्षेत्र से अमृतपाल दिल्ली आया है बस से बैठ करके ISBT में। और जब कल तस्वीरें भी आ गई, CCTV फुटेज 21 तारीख का, तो इस बात में कॉन्फर्मेशन हो गया। लेकिन फिलहाल क्योंकि पंजाब में ऑपरेशन है तो ये पूरा ऑपरेशन पंजाब पुलिस ही कर रही है। दिल्ली पुलिस दिल्ली में जब पंजाब पुलिस आई तब तरह से पूरी सहायता प्रदान कर रही थी। अभी तो पूरा पंजाब पुलिस ही और केंद्र की जो एजेंसीज है वो इंटेलिजेंस में कुछ मदद कर रही है पंजाब पुलिस।
प्रयागराज में कल उम्र कैद की सजा के ऐलान के बाद अतीक अहमद को वापस से गुजरात की साबरमती जेल ले जाया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच उसे सड़क मार्ग से गुजरात के साबरमती जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि कल माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके 2 साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। प्रयागराज की MP MLA कोर्ट ने 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण कांड में ये फैसला सुनाया। अदालत ने 7 आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया है। शंघाई सहयोग संगठन में शामिल देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज से शुरू होने जा रही है और HCO की अध्यक्षता भारत के पास ही है। आज NSA अजीत डोभाल का संबोधन होगा, उसके बाद चर्चा का दौर शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि पाकिस्तान ने भी SCO की NSA मीटिंग में हिस्सा लेने का फैसला किया है। चीन और पाकिस्तान के वर्चुअली इसमें शामिल होने की खबर है। HCO सदस्य देशों के NSA के सामने अजीत डोभाल आतंकवाद पर बात कर सकते हैं। अफगानिस्तान की जमीन का आतंक के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये भी दोहरा सकते हैं। NSA बैठक से इतर अजीत डोभाल सदस्य देशों के समकक्ष के साथ अलग से बातचीत भी कर सकते हैं। और अब खबर नकली दवाइयों पर एक्शन से जुड़ी हुई। DGCI ने 18 दवा कंपनियों का एक लाइसेंस यहां पर रद्द किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक नकली और खराब क्वालिटी की दवा बनाने पर अब कार्रवाई होगी। 18 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए। दवा कंपनियों को उत्पादन बंद करने के आदेश दिए गए। 3 कंपनियों के खास प्रोडक्ट का परमिट रद्द किया गया है। DCGI ने 20 राज्यों की 76 दवा कंपनियों का निरीक्षण किया। 26 दवा कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया और 15 दिनों से चलाया जा रहा था ये पूरा का पूरा विशेष अभियान। और अब खबर EPF खाता धारकों से जुड़ी। इस साल आपको आपके PF पर पिछले साल से थोड़ा बेहतर ब्याज मिलेगा। श्रम मंत्रालय ने साल 2022-23 में EPF खाता धारकों को 8.15% की दर से ब्याज देने की सिफारिश करने का फैसला किया है। EPF की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने साल 2022-2023 के लिए 8.15% ब्याज देने का फैसला किया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली में EPF के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में यह फैसला लिया गया। वर्ष 21-22 में जो रेट फिक्स किया गया था वो 8.10% किया था, वो अपने आप में बहुत लोवेस्ट था। अगर मैं इसकी हिस्ट्री देखूं तो पिछले 4 डिकेड में वो लोवेस्ट था, क्योंकि 20-21 में 8.5% था। इस साल वो 8.10 से बढ़ा के 8.15 किया गया है, तो थोड़ी सी बढ़ोतरी तो है। इसका फायदा EPF के करोड़ों खाता धारकों और सब्सक्राइबर्स को मिलेगा। कोरोना संकट के दौरान मुश्किल परिस्थितियों में भी भारत सरकार ने वित्तीय साल 2019-2020 और 2020-2021 के लिए 8.5% की ब्याज दर तय की थी। जानकार मानते हैं कि इस साल और बढ़ोतरी हो सकती थी। EPF का इंटरेस्ट जो बढ़ाया गया है ये एक अच्छी खबर है, लेकिन जो बढ़ाया गया है वो बहुत ही कम बढ़ाया गया है। सबको मालूम है कि बढ़ने से पहले जो EPF का इंटरेस्ट था वो एक हिस्टोरिकली सबसे कम एक इंटरेस्ट रेट था। अब जो ओल्ड एज पीपल है, रिटायर्ड लोग हैं, उनके लिए एक बड़ा चिंता की बात हो जाती है कि हेल्थ एक्सपेंसेस उसका बढ़ जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर EPF इंटरेस्ट थोड़ा ठीक ना हो तो लोगों के लिए मुश्किल होता है। साल 2022-23 के लिए EPF की ब्याज दर को वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद इसे सरकारी राजपत्र में आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा, जिसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अपने करोड़ों खाता धारकों के खातों में ब्याज दर को जमा करेगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।